ये कहानी है कमला की, जिसके दो बेटे थे, मयंक और गोविंद। मयंक की शादी कोमल से हुई थी। वहीं गोविंद के कॉलेज के लास्ट एग्जाम इस साल खत्म ही होने वाले थे। गोविंद की एक दोस्त थी जिसका नाम हिना था, और समय के साथ गोविंद और हिना एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन अब मसला तो ये था कि गोविंद एक हिंदू है और हिना एक मुस्लिम लड़की थी। आप हमारी शादी के बाद अपने घर पर कब करोगे? जल्दी ही करूँगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम देखना वो हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ऊपर वाला जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। और वैसे भी मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, वो भी धर्म को नहीं बल्कि इंसानियत को मानती है। ऐसे ही समय गुजरता है और गोविंद अपने घर में हिना और अपने रिश्ते की बात करता है। उसकी सारी बातें सुनकर कमला कहती है, बेटा मुझे ये लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो लड़की अच्छी है और तुझे पसंद है तो मेरी भी हाँ है। अरे मम्मी, यू आर माई लव। सच में आप बहुत अच्छी हैं। बस बस, अब अपनी माँ को ज्यादा मस्का मत लगा, शैतान कहीं का। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और गोविंद की जॉब एक अच्छी पोस्ट पर लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों की शादी हो जाती है। हिना बहू बनकर अपने ससुराल में आ जाती है। देख बहू, ये तेरी जेठानी है और ये तेरा जेठ है। बस हमारी यही एक छोटी सी फैमिली है। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार एकजुट होकर रहे, कभी अलग ना हो। अरे देवरानी जी, हम भी यही हैं, हमें भी देख लो। सभी हंसने लगते हैं और कोमल हिना को गले से लगाते हुए उससे बड़ी प्यार से बोलती है, आज से मैं आपकी जेठानी नहीं आपकी बड़ी बहन हूँ और आप मेरी छोटी बहन। बस मुझसे लड़ाई मत करना। ऐसे ही 2 दिन बाद शाम के समय उनकी पड़ोसन कोमलिका कमला को ताना मारते हुए कहती है, अरे कमला, तू तो बहुत तेज है। तूने अपने बेटे की शादी कर ली और बुलाया तक नहीं। अरे बहन जी, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ बताने या बुलाने का समय ही नहीं मिला। बस बस रहने दे, तू ये सब बहाने किसी और के आगे बनाना। मैं सब जानती हूँ, तेरी बहू मुस्लिम है, इसलिए तूने किसी को नहीं बुलाया कि कहीं सब लोग तुझे ताने ना मारे। ऐसा कुछ नहीं है यार, तू ये सब छोड़। तू बता कि किस काम से आई है। ये लीजिए चाय। ओहो, ये है तेरी मुस्लिम बहू। देखने में तो ठीक है, लेकिन बहन मैं तो ये चाय नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे तो बड़ी बहू के हाथों की चाय पसंद है। पता नहीं तेरी इस बहू ने कैसे और क्या क्या डालकर चाय बनाई होगी। आंटी जी, इसमें चाय पत्ती, चीनी और दूध डाला है। आप कहो तो मैं इसे थोड़ा सा और भी कुछ मिला दूं? देखा कमला, अपनी बहू को आते ही इसने रंग दिखाने शुरू कर दिए। न जाने क्या मिलाने की बात कर रही है। अरे लेकिन मेरी बहू ने तो कुछ कहा ही नहीं। आंटी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप कहो तो मैं इसमें तुलसी भी मिला दूं। हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं। मुझे तेरी बहू की चालाकियां सब समझ आती है। बचकर रखियो जरा अपने आप को इस बहू से। जा रही हूँ मैं तो। चाय पत्ती लेने आई थी, लेकिन अब से सीमा के घर से ही मांग लूंगी, इस घर से नहीं मांगूंगी। कोमलिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर बहुत हंसती हैं। अच्छा हुआ चली गई, वरना रोज मुझे पकाने और कुछ न कुछ सामान की भीख मांगने आ जाती थी। अम्मी जी, आज सुबह ही भाभी जान ने मुझे इनके बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन बहू, मजा आ गया उसे ऐसे किलसते हुए देखकर। ऐसे ही अब सभी घर में एक पार्टी रखते हैं, लेकिन खाना बनाने वाला बावर्ची एन मौके पर आने से मना कर देता है और पार्टी शुरू होने में कुछ ही घंटे बचते हैं और एन मौके पर कोई भी बावर्ची नहीं मिलता, जिस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा? एन मौके पर उस बावर्ची ने भी आने से मना कर दिया। माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना तो मैं भी नहीं बना पाऊंगी। आप परेशान मत होइए, मैं सभी मेहमानों के लिए अकेले खाना बना लूंगी। बस भाभी, आपको मेरी मदद करवानी होगी। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन तुम ये सब कैसे कर पाओगी? मैं सब कर लूंगी, आप मुझ पर यकीन रखिए। हिना की बात मानकर कोमल उसे खाना बनाने की इजाजत दे देती है और कमला भी इस बात के लिए हाँ कर देती है। अब हिना और कोमल दोनों मिलकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी मेहमान और गोविंद के दोस्त सब आने शुरू हो जाते हैं। जब सब खाना शुरू करते हैं तो वहीं दूसरी ओर कमला की पड़ोसन कोमलिका कहती है, अरे कमला, क्या ही खाना बनाया है तूने, बहुत ही मजेदार था। सच में आज तो तेरी पार्टी में मजा आ गया। अरे बहन, मजा क्यों नहीं आएगा, मेरी बहू ने जो बनाया है ये सब। हाँ, ये बात तो है।
अपनी कोमल बहू का खाना बहुत बढ़िया बनता है, क्या स्वाद है उसके हाथों में। कोमल नहीं, ये सारा खाना मेरी छोटी बहू हीना ने बनाया है। क्या? हे राम राम राम, कमला ये तूने क्या किया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे उस दिन मैंने इसलिए उसके हाथ की चाय नहीं पी थी और आज तूने उसी के हाथों का खाना हम सबको बिना बताए खिला दिया। सबने खा लिया ना, तू भी चुपचाप खा ले। कोमलिका को हिना के हाथों का खाना अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन वो हिना या उसकी सास के सामने इस बात से इकरार नहीं करती। सभी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक शिल्पा नाम की औरत कमला के घर का पता ढूंढते हुए कोमलिका के घर पहुंच जाती है और जाकर उससे कमला के घर का पता पूछती है। क्या काम है आपको कमला से? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है सनी, वो अपनी दोस्त की पार्टी में आए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त की पार्टी में बनी खाने की इतनी तारीफ की कि मुझसे तो रहा नहीं गया और मैं कल की कल अपने स्टाफ के लिए खाना ऑर्डर करवाना चाहती हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि उनका घर कौन सा है? मैं उन्हें पूरी 50,000 देने को तैयार हूँ। हाय हाय क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि ये ऑर्डर मैं ले लूँ और कमला की बहू से खाना बनवा लूँ और उसे कम पैसे दे दूँ, बचे हुए पैसे रख लूंगी। हाँ, वो सारा खाना मेरी ही बहू ने बनाया था। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं सही जगह आई हूँ। कमला अपनी बालकनी पर खड़ी कोमलिका की सारी बातें सुन लेती है और जब कोमलिका कमला के घर आती है तो कमला ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। कमला, मुझे आज तुझसे बहुत अर्जेंट काम है। हाँ बोलना, क्या काम है? वो मेरा आप बेटा है ना, अपनी कंपनी में सबको एक शानदार पार्टी देने को बोल रहा था, लेकिन तू तो जानती है कि पार्टी में सबसे मेन तो खाना होता है और तेरी बहुओं को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो तू अपनी बहुओं को कहकर मेरे बेटे के लिए कंपनी का खाना बनवा दे। इसके बदले में मैं तेरी बहुओं को 11,000 रुपए शगुन के भी दूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे तो मेरी छोटी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं था। तेरे बेटे का तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उस दिन तो मैंने मजाक में कह दिया था। प्लीज कमला, मेरे एक काम कर दे, मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। इतना कहकर कोमलिका वहाँ से चली जाती है और दोनों बहुएं ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। तभी उनकी सास उन्हें सारी बात बताते हुए हंसती है और धीरे से अपने बहू के कान में कुछ कहती है। समझ गई ना तुम दोनों, जैसा मैंने कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। जी माँ जी, ठीक है। अगले दिन दोपहर तक खाना बनकर तैयार हो जाता है। शिल्पा के वर्कर आकर सारा खाना ले जाते हैं और जब सभी खाना खाना शुरू करते हैं तो इतना बेस्वाद होता है खाना कि एक लड़का तो मुंह बनाते हुए बोलने लगता है। अरे इसमें तो टेस्ट भी नहीं है, कैसा खाना है ये? तरह तरह की बातें सुनकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी गुस्से में आकर कार से कोमलिका के घर पहुंच जाती है और कोमलिका को लगता है कि शायद शिल्पा उसका शुक्रिया अदा करने आई है। अरे आइए, बैठी ना, खड़ी क्यों है? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलाओ उसे बाहर। कैसा खाना बनाया है उसने? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब कुछ मुझे नहीं पता। मेरे सारे के सारे पैसे अभी के अभी वापस करो और वो सारा खाना कैसे भी करके सही करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये तो मेरे लालच के चक्कर में सब कुछ उल्टा हो गया और वो सारे पैसे तो मैंने कल ही शॉपिंग पर बर्बाद कर दिए। अब मैं ऐसे पैसे कहाँ से दूंगी? इतना कहकर शिल्पा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वहीं रोते हुए कोमलिका कमला के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए बहुत रोती है। वहीं कमला भी कोमलिका को सारी बात बता देती है। उस दिन मैंने तेरी सारी बातें बालकनी में खड़े होकर सुन ली थी, तब मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ जानबूझकर किया था। मुझे माफ कर दे हिना बहू, तो सच में बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं आंटी जी, अभी सबसे पहले हमें उनके ऑफिस जाकर सारा खाना सही करना पड़ेगा। चलिए आप सभी शिल्पा के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कोमलिका शिल्पा को सारी बात बताती है। जिसके बाद हिना खाने के टेस्ट को वापस से अच्छा बनाने के लिए उसमें अपना टॉप सीक्रेट मसाला डालती है, जिससे खाने का टेस्ट वापस आ जाता है। और जब सभी खाना खाना शुरू करते हैं तो सबको खाना इतना पसंद आता है कि सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और वही कोमलिका सबसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगती है। किरण अपने बड़े भाई चंदन और भाभी काजल के साथ रहती थी। किरण के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो छोटी थी, जिसके बाद चंदन और काजल ने ही किरण की देखभाल की थी। किरण की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। सुनिए जी, अब तो आपको किरण के लिए लड़का ढूंढना शुरू करना होगा। क्या सारी उम्र में यहीं इसे बिठाने का इरादा है क्या? मैं तो कहती हूँ चलते फिरते जो कोई भी मिले उनसे पूछते रहा करो। मेरी बहन के लिए कोई लड़का हो तो बताना।
तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे भाई बहन माता पिता ने इस तरह से तुम्हारा रिश्ता देखा था। सुनिए जी, मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना, मैं नहीं सुन सकती हूँ। मेरी और आपकी बहन की बात अलग है, समझे आप? हाँ तो तुम भी अपना मुंह बंद रखो, मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता देख सकता हूँ खुद ही। जो ठीक लगे वो करो, पर हाँ ज्यादा अमीर मत देखना, क्योंकि आपको पता है ना, अमीर लोगों को चोंचले, उन्हें दहेज चाहिए होता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। काजल अपनी ननंद के लिए उल्टा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर किरण आ जाती है और वो अपनी भाभी की बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और ये ना सिर्फ आज की बात थी, बल्कि काजल अपनी ननंद किरण के लिए बहुत ही बुरा भला बोलती रहती थी, लेकिन किरण कभी भी पलटकर काजल को जवाब नहीं देती थी। चंदन भी अपनी बहन के इस नेचर को जानता था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को हर वक्त किरण को ताने देने के लिए सुनाता ही रहता और ऐसे ही समय गुजरता है। किरण के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। बेटा, घर के काम काज तो अच्छे से जानती हो ना? जी आंटी जी, मेरी बहन तो लाखों में एक है, घर का सारा काम काज जानती है, संस्कार तो बहुत है इसके अंदर, और गुण की तो पूछिए ही मत, सारे गुण है इसके अंदर। देखो बेटा, लड़की में कोई कमी नहीं है और लड़की घर का कामकाज भी अच्छे से जानती है और संस्कारी भी है, तो मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। अब तो समझो रिश्ता पक्का ही है। हमें तो आपकी बहन अब बहुत पसंद आई, आप भी हमारे बेटे को देख लीजिएगा, उसके बाद रिश्ते को पक्का करेंगे। अब सुषमा और विवेक को तो किरण बहुत ही पसंद आती है, वहीं चंदन को भी अपनी बहन के लिए अजय पसंद आ जाता है और इस रिश्ते को सभी मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। और जल्द ही वो दिन भी आता है जब किरण अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। आओ आओ बेटी, अब से ये तुम्हारा ही घर है और मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है बेटा, हमारी बेटी तो है नहीं, लेकिन हम तुम्हें बेटी बना के रखना चाहेंगे। हाँ, शायद इसी दिन के लिए हमारी कोई बेटी नहीं थी। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। किरण की सास सुषमा और ससुर विवेक दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान थे। जिस दिन से किरण घर पर आई थी, उस दिन से किरण को माँ और पिता दोनों के प्यार की कभी कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि सुषमा और विवेक किरण को वो प्यार दे रहे थे जो माता पिता देते हैं। बहू, तेरा काम अब तक हुआ नहीं क्या? जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जा, फिर थोड़ा आराम भी तो करना है ना। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ ही अपना समय बिताए। बस बस माँ जी, हो ही गया मेरा काम, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे बहू, जब तुम नहीं थी ना तो तुम्हारी सास सारा काम मुझसे करवाती थी। अरे करवाती नहीं तो आपको कैसे पता लगता कि घर में कितने काम होते हैं? देखो, आपने घर के काम किए हैं तो आपको पता चला ना कि घर में कितने सारे काम होते हैं। और इस मारे पिताजी भी जल्दी जल्दी काम कर लिया करते थे। अच्छा बहू, एक बात बता, अजय अब तक आया नहीं है और ना ही उसने फोन किया है। जी माँ जी, मैंने भी उन्हें फोन किया था, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा, आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। सुषमा किरण इधर अजय का इंतजार कर रहे थे, तभी सुषमा को एक फोन आता है, जिसके बाद सुषमा फोन लिए गिर पड़ती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बताइए क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ जी? माँ जी, बहू अजय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे किसका फोन था और क्या क्या कहा उसने? अजय की मौत के बाद पूरे घर की खुशियां ही गायब हो जाती हैं। यहाँ तक कि किरण का भी रो रो कर बुरा हाल था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। जब ये बात काजल और चंदन को पता चलती है तो वो दोनों भी किरण से मिलने पहुँचते हैं। किरण शांत हो जाओ, जो लिखा है वो होना ही है, खुद को संभालो किरण। हाँ बहन, चुप हो जा, मत रो। तुझे रोता हुआ देखता हूँ ना तो मुझसे सहा नहीं जाता है। चुप हो जा, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। धीरे धीरे किरण उसके परिवार वालों को संभाल लेती है और किरण अब भी उदास ही रहा करती। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुषमा अपने पति से कहती है, जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं तो कहती हूँ अब हमें किरण के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत उदास रहती है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ, बहू बहुत उदास रहती है और उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई है। मैं तो कहता हूँ उसके माता पिता होने का फर्ज हमें ही निभाना होगा। जी आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ
हमें किरण के लिए एक लायक और अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। हमारी बहू की उम्र ही क्या है, उसकी शादी हमें कर देनी चाहिए। किरण के लिए अशोक कैसा रहेगा? आप देखते हैं ना, जब भी अशोक यहाँ आता है तो भाभी भाभी करता रहता है। अशोक से अच्छा कोई नहीं है किरण के लिए, क्योंकि एक तो वो मेरे भाई का लड़का है, ऊपर से दूसरे शहर में रहता है। बहू यहाँ से जाएगी तो अशोक की यादों से दूर हो जाएगी, और हो सकता है कि वो हमारी बात टाले भी नहीं। हाँ, तुम एक बार बात करो। अब मुझे भी यही लगता है, हमारी बात को वो मानेंगे। सुषमा अपने भतीजे अशोक को घर बुलाती है और अशोक और उसकी बहू किरण को आमने सामने बिठा देती है। अशोक बेटा, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बहू का हाथ थाम ले। हाँ बेटा, अब मर्जी अब तेरी है, तू फैसला कर। तू हमारी बहू का हाथ थामेगा या नहीं? मुझे किरण भाभी का हाथ थामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किरण भाभी को मैं उतना प्यार नहीं दे पाऊंगा। एक बार उनसे पूछ लीजिए वो क्या चाहती हैं। नहीं माँ जी, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन हम तुझे अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। तू तो इस घर की बेटी है, और बेटी को ये समाज भले ही पराया कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं करूँगी। तेरा पुराना मायके भले ही एक जैसा ना हो, लेकिन ये नया मायके, अगर तुझे कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना, तो ये तेरे साथ खड़ा रहेगा। बेझिझक तू यहाँ पे आ सकती है। किरण, मैं आपको बुआ जी और फूफा जी का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। जो आपको प्यार फूफा और बुआ से मिला, वही मेरे माता पिता के जाने के बाद वही प्यार इन्होंने मुझे दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बेटे के जाने के बाद मुझसे बहू का अकेलापन सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब जल्दी से शादी की अच्छी सी डेट निकलवाते हैं और बहू की शादी करवाते हैं, क्योंकि बेटी बनाकर लाए थे, अब बेटी बनाकर विदा करेंगे। अब किरण और अशोक की शादी की डेट फिक्स की जाती है, जिसमें आस पड़ोस के लोग भी और रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। किरण के भैया भाभी भी उस शादी में शामिल हो जाते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरे एक मायके में भले ही तुझे माँ बाप का प्यार ना मिला हो, लेकिन तेरे सास ससुर ने जो तुझे प्यार दिया है वो शायद मैंने कभी तुझे नहीं दिया हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना किरण। काश आज मम्मी पापा जिंदा होते। आज मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी छोटी बहन के लिए। तुझे पता है, जब मुझे काजल ने बताया ना तेरी शादी हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था ये शादी होने नहीं दूंगा क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन जब तुझे इस तरह से तैयार देखा ना, तो मेरी आंखें भर आई और अब मुझे ऐसा लगता है कि तेरे सास ससुर ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हाँ भैया, इन्होंने मेरे लिए जितना किया है ना, उतना शायद मेरे अपने सगे माता पिता भी नहीं कर पाते। और इस तरह से किरण और अशोक की शादी हो जाती है। लेकिन अब से किरण का नया मायका उसके सास ससुर का घर बनता है। पुराना मायका तो उसका था ही, जहाँ उसे अपनी भाभी की जिल्लतों भरी जिंदगी जीनी पड़ती थी, पर अब उसकी भाभी सुधर चुकी थी, इसलिए किरण का अब एक नहीं बल्कि दो मायके हो चुके थे। शकुंतला और उसकी बहू पूजा दोनों ऐसे रहा करते थे जैसे दोनों एक दूसरे के दोस्त हो। दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उन दोनों का रिश्ता सास बहू का है। आज मुझे फिर से वहाँ जाना है, तो तू जरा खाना पीना बनाकर बुड्ढे को दे दियो। ठीक है माँ जी, लेकिन समय पर आप घर आ जाइएगा। हाँ हाँ बहू, तू चिंता मत कर, और खास करके विमला का ध्यान रखना। वो आके मेरे बारे में 10 बार पूछेगी, लेकिन तू उसकी बातों में मत आना। हाँ माँ जी, कल भी आई थी और कह रही थी कि शकुंतला कहाँ है। आजकल शकुंतला बहुत घूमने फिरने लगी है। ना जाने वो विमला मेरी चाचू से क्यों करती रहती है। चल इन सब बातों को छोड़, मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। शकुंतला इतना कहकर घर से निकल जाती है। शकुंतला को घर से जाता देखकर विमला तुरंत शकुंतला के घर पहुंचती है और उसकी बहू पूजा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती है। अरे पूजा बहू, अभी तेरी सास को मैंने कहीं जाते देखा है, कहाँ गई है? आजकल तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। अरे उन्हें ननद जी के लिए साड़ियाँ लेनी थी। वो क्या है ना, उनके घर में फंक्शन है, इसीलिए वो कपड़े लेने गई हैं। क्यों, आपको बताया नहीं क्या? आपकी और माँ जी की तो इतनी अच्छी दोस्ती है। क्या पता बहू, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल वो मुझसे बातें छुपाने लगी है। बस इसी बात का दुख है मुझे। कोई बात नहीं, कई चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती, इसलिए माँ जी आपसे कुछ छुपा लेती होंगी। पूजा और विमला बात कर रहे होते हैं, तभी पूजा के ससुर बहादुर का आना होता है और बहादुर घर आते ही अपनी बहू पूजा से कहता है, बहू शकुंतला कहाँ है?
कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे जरा कहो एक कप चाय बना के लाए। माँ जी तो घर पर है नहीं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। माँ जी को कपड़े लेने थे तो वो वहीं गई हैं। आजकल ये बहुत बाहर घूमने लगी है और बिना बताए कहीं भी चली जाती है। आने दो इसे एक बार, अच्छे से खबर लेता हूँ इसकी। अरे मुझसे भी बातें छुपाने लगी है। आजकल तो शकुंतला बिना बताए कहीं भी चली जाती है। पहले तो बता कर जाती थी या साथ लेकर जाती थी, लेकिन आजकल ना जाने कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बताती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो उससे ही मिलने आई थी। चल बहू, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ उसको काफी दिनों से। वो मुझे भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। अरे सच में माँ जी कपड़े लेने ही गई हैं। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो कुछ देर में आ ही जाएंगी। पूजा हर वक्त अपनी सास को सपोर्ट किया करती थी। इधर शकुंतला अपने फेसबुक पर बने दोस्त किशन लाल से मिलने आती है। किशन लाल और शकुंतला इस उम्र में एक दूजे को दिल दे बैठे थे और इसका नतीजा ये था कि दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों हर दूसरे तीसरे दिन एक दूजे से मिलने के लिए बड़े बेताब रहा करते थे। किशन लाल, मैं कल भी तुमसे मिलने आई थी और आज भी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरे बुड्ढे को इसके बारे में पता चल जाए और वो मुझे घर से निकाल दे। और हाँ, जिस दिन मेरा फोन बंद आए या ना लगे तो समझ जाना कि बुड्ढे को पता लग गया है और वो घर में तमाशा कर रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम कहीं दूर भाग चलते हैं। अब तुम्हारे बुढ़े को लगेगा तुम मुझसे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई या फिर आत्महत्या कर ली। लेकिन तुम मेरे साथ होगी तो दुनिया की सारी खुशियाँ अब मेरे कदमों में होगी। हम दोनों दूसरी दुनिया में एक अच्छा सा घर बसाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस बारे में जरूर सोचूंगी। चलो मैं अभी चलती हूँ। ठीक है, ठीक से जाना, अपना ध्यान रखना। हाँ शकुंतला, सुनो तो, ये चॉकलेट लाया था, इसे खा लेना। और हाँ, खाते वक्त ना मुझे ना याद करना। और हाँ, घर पहुँचकर अब मुझे फोन करके बता देना। और हाँ, समय से खाना खाती रहना। देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो। अरे आप मेरी कितनी चिंता करते हो, और एक मेरे बुड्ढे को देखो, शादी के इतने साल हो गए और ना तो मेरे पे ध्यान देता है और ना ही उसे मेरे कोई चिंता रहती है। और एक आप हो, कितना सोचते हो मेरे बारे में, और मैं आपकी इस बात के बारे में सोचूंगी जरूर। इतना कहने के बाद शकुंतला घर आ जाती है, लेकिन शकुंतला को उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है कि वो एक बूढ़े से बातें करते हुए घर की तरफ जा रही है। विमला उस वक्त तो कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वह शकुंतला के पीछे जाने की वजह किशन लाल के पीछे जाती है और जानबूझकर उसे टकराकर अपना सामान नीचे गिरा देती है। अरे अब मैंने देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। जरा आप मेरी मदद कर देंगे सामान उठाने में? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी और आपकी पत्नी की जोड़ी बहुत सुंदर है। अभी आपकी पत्नी को देखा है मैंने। अरे नहीं नहीं, अब वो मेरी पत्नी नहीं, अब बल्कि अब वो मेरी तो अब माशूका है। अरे हम दोनों तो एक दूसरे से अब बहुत प्यार करते हैं। अरे अब क्या करें जब बुढ़ापे में प्यार हो गया तो। और वो कहते हैं ना, अब प्यार में उम्र देखी नहीं जाती। हाँ, मैं तो हैरान ही रह गई आपकी बातें सुनकर। भगवान से दुआ करूंगी आप दोनों की जोड़ी कभी टूटे ना, मेरा मतलब हमेशा सलामत रहे। कितने प्यारे लगोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, घर जाना है। विमला को सब कुछ पता चल जाता है। शकुंतला अपने घर के पास वाले पार्क में बैठकर किशन लाल से बातचीत कर रही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि विमला ने उसे देख लिया है और विमला भी किशन लाल से सारी बातें निकलवा लेती है। अब विमला अपने घर पहुंचकर सामान रखती है और सीधा शकुंतला के घर आ जाती है। उस वक्त घर में सभी लोग मौजूद होते हैं। अरे विमला, क्या बात है? मेरी बहू कह रही थी कि तू मेरे जाते ही मुझे ढूंढने आ जाती है। आजकल तुझे मेरी बहुत याद आती है। हाँ, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे घर आ जाती है। अरे वो क्या है ना, इस उम्र में मैं तो इश्क लड़ा नहीं सकती तेरी तरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आस पड़ोस से ही बात करके अपना समय निकाल लिया जाए। अरे कैसी बात कर रही है तू? अरे ये सब करने की मेरी उम्र थोड़ी ना है। अरे विमला, तू कुछ भी बोले जाती है। इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत ही क्या है? ऐसी भी भला कौन सी बात है जिसे तुम्हें इतना घुमा फिरा कर करनी पड़ रही है? अरे बहादुर भाई साहब, आप भी ना
घर में रहते हुए अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे हैं। दरअसल शकुंतला का किसी किशन लाल नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। आज ही मिलकर आई है ये उससे। वो तो कह रहा था कि जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो बड़ा दुख हुआ मुझे। कुछ भी बोल रही है, ये सब बातें आपको किसने कही? आप मेरी माँ जी को बदनाम कर रही हो। बहू तुम रुको। विमला, तुम्हें ये बातें किसने बताई? मैंने अपनी बाज वाली निगाहों से देखा है। शकुंतला पार्क में बैठी किसी के साथ बातचीत कर रही थी और मैं जैसे तैसे उस आदमी के मुंह से निकलवा रही थी शकुंतला उसकी कौन है। उसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि वो जल्दी ही शादी करने वाला है शकुंतला के साथ। मैं तुरंत यही दौड़ी दौड़ी चली आई आपको बताने के लिए कि आपका घर बर्बाद होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं विमला, तू मुझसे जलती है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रही है मेरे से। विमला देख ले, तेरी आदत बिल्कुल भी सही नहीं है ये। मैं सुंदर हूँ और तू मेरी बराबरी नहीं कर पा रही, इसका मतलब तू कुछ भी बोलती जाएगी। सुंदर है तो कुछ भी करेगी। तुझे अपने बेटे बहू पति की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? अरे मोहल्ले वाले तुझ पे थू थू करेंगे, शर्म कर ले थोड़ी सी। शकुंतला, विमला क्या कह रही है? अगर सच में ऐसा है तो मैं ये घर छोड़कर अभी चला जाऊंगा। तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोल रही है विमला। विमला को पता था कि शकुंतला उसकी बात नहीं मानेगी, इसीलिए विमला ने शकुंतला और किशन लाल की ढेर सारी फोटो अपने फोन में खींच ली थी। जिसके बाद शकुंतला के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बहादुर अपनी बीवी शकुंतला को घर से निकालते हुए बोलता है, बहुत हो गया है तुम्हारा, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। अब मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैंने ये सब कुछ बहू को बता रखा था, ये राज सिर्फ मैं और बहू जानते थे, लेकिन विमला तूने सब बर्बाद कर दिया। जब बहादुर शकुंतला से रिश्ते तोड़कर उसे घर से निकालता है, तब शकुंतला हाथ पैर जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है और वो उससे सुधर जाने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।